हम मुगलों के प्रांतीय प्रशासन के बारे में अध्ययन करेंगे। मुगल प्रशासन के अंदर जिस तरह से केंद्रीय शासन व्यवस्था एक सुनियोजित ढंग से उन्होंने स्थापित की थी, उसी तरह से उसने प्रांतों के अंदर भी एक शासन व्यवस्था स्थापित की थी। प्रांतों को इक्ता कहा जाता था। इक्ता का प्रधान मुक्ति, वली, नाजिम, नायब या इक्तादार आदि कई नामों से जाना जाता था। विशेष करके इक्तादार इनमें या मुक्ति या वली ये नाम ज़्यादा फेमस थे। मुक्ता या वली को सैनिक कार्यों के अतिरिक्त कर संग्रहण तथा न्याय कार्य भी करने पड़ते थे, अतः उन्हें अधिक स्वायत्ता भी प्राप्त थी। कहने का मतलब ये है कि वली या मुक्ति ये प्रांतों के अंदर सबसे बड़े अधिकारी थे और इनके पास पावर बहुत ज़्यादा था। इक्तादार या मुक्ता को आवश्यकता पड़ने पर सुल्तान को सैनिक सेवा या सहायता भी देनी पड़ती है। यदि सुल्तान किसी बड़े अभियान पर जा रहा है तो अपने मुक्ति या इक्तादार को आदेश देता था कि कितनी संख्या में सैनिक उनके पास भेजे, इसलिए वो सुल्तान के लिए सैनिक भेजता था। भारत में इक्ता व्यवस्था की शुरुआत मोहम्मद गोरी ने की थी, लेकिन इल्तुतमिश ने इसको ठोस रूप प्रदान किया था। इक्ता एक भूमि का वह बड़ा भूभाग होता था जो किसी एक व्यक्ति के अधीन किया जाता था। सुल्तान अपने संपूर्ण राज्य को कई इक्ताओं में बांटता था और कुछ क्षेत्र ऐसा होता था जो सुल्तान के डायरेक्ट नियंत्रण में रहता था। उस क्षेत्र को खालसा भूमि कहते थे। इल्तुतमिश इक्तादारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनका ट्रांसफर भी करता था। इक्ता वास्तव में स्थानांतरणीय भू राजस्व अधिविन्यास थी। इक्ता अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका हम हिंदुस्तान में प्रांत के रूप में प्रयोग करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने खालसा भूमि के विस्तार के लिए वंशानुगत जागीरों व इक्ताओं को समाप्त किया था और बड़ी मात्रा में भूमि को इक्ताओं से छीन करके राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण में किया। इसलिए इसको ये कहा जा सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय खालसा भूमि का विस्तार हुआ। बलबन ने भी जिन इक्ताओं से राजस्व नहीं मिल रहा था उन्हें खालसा भूमि में मिला दिया था। खालसा भूमि वो होती थी जिसके अंदर सुल्तान के जो कर्मचारी थे वो उन पर नियंत्रण करते थे और राजस्व वगैरह वो ही उनसे इकट्ठा करते थे। 1279 ईस्वी में बलबन ने ख्वाजा नामक अधिकारी को सर्वप्रथम नियुक्ति इक्तादारों के साथ की ताकि वे इक्ताओं की आय व्यय का सही हिसाब रख सकें, वह इक्तादारों के भ्रष्टाचार को रोक सके। इस प्रकार उसने प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की। बाद में इक्ता या प्रांतों को जिलों में बांट दिया। जिलों को सिख कहा जाता था और सिख की स्थापना सबसे पहले बलबन ने 1279 ईस्वी में की। सिख का प्रशासक है वो सिकदार कहलाता था। ये जिले की व्यवस्था थी। अब सिकदार है वो राज्य की यानी अपने सिख की संपूर्ण शासन व्यवस्था, पुलिस आदि की व्यवस्था वो करता था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय इक्ताओं में सुल्तान का हस्तक्षेप चरम सीमा तक पहुंच गया था। फिरोज तुगलक के समय भूमि अनुदान के रूप में सैनिकों को वेतन देने की प्रथा को पुनर्जीवित किया गया। वे भू अनुदान वजह नाम से जाने लगे और इक्तादारों को वजहदार कहा जाने लगा। लोधी शासकों के समय मुक्ता या वली को केवल वजहदार ही कहा जाता था। लोधी काल में इक्ता का हस्तांतरण अपवाद रूप में ही होता था क्योंकि लगभग वंशानुगत जागीरें हो गई थी। सिखों को परगनों में बांटा गया। प्रत्येक परगने में आमील मुंसिफ नामक अधिकारी होता था। जैसे हम जिले को उपखंड में बांटते हैं, इस तरह से उस समय परगने कहा जाते थे। आमील मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता था और मुंसिफ है वो राजस्व विभाग का काम देखता था। शासन की सबसे छोटी इकाई थी ग्राम। गांव के अधिकारी चौधरी, खुत, मुकदम आदि वंशानुगत होते थे और उनको राजस्व वसूल करने का हक था और वो राजस्व वसूल करके और राजकोष में जमा करवा देते। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी के समय ये कहा जाता है कि उन्होंने इन चौधरियों, खुद मुकदमों को के जो विशेषाधिकार थे उनको छीन लिया था। खालसा भूमि का राजस्व आमील नामक अधिकारी सीधे केंद्रीय खजाने में जमा करवा देता था, क्योंकि इसके अंदर बीच में कोई इक़्तिदार वगैरह नहीं होता था। ये राजा की भूमि होती थी यानी सुल्तान की भूमि होती थी और उनके कर्मचारी नियुक्त किए जाते थे। अलाउद्दीन ने प्रांतों में अधिशेष जो भू राजस्व को इकट्ठा करने के लिए
हजारों की संख्या में आमील, मुतसरीफ, मुहासिल, गुमास्ता आदि अधिकारी नियुक्त किए थे जो राजस्व एकत्र करने का कार्य करते थे। अब राजस्व व्यवस्था उसके समय किस तरह की थी? सल्तनत काल। देखिए, सल्तनत काल में 5 प्रकार के कर थे। उसर वह था जो मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। खराज गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था, जो 1/3 से 1/2 तक लिया जाता था। ज़कात मुसलमानों पर धार्मिक कर, उनकी संपत्ति का 2.5%। कई बार इसको कहा जाता है कि ये 40वां भाग लिया जाता था। आमदनी का कितना? 40वां भाग, तो वो भी 2.5% ही होता है। जजिया, ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था, धार्मिक कर था, और उनके बदले उनको जीवन व संपत्ति की सुरक्षा मिलती थी। एक है निसाब, संपत्ति का वह न्यूनतम मात्रा जिससे अधिक संपत्ति होने पर ज़कात देना पड़ता था। जजिया है वो सैनिक सेवा से मुक्त कर दिए जाते थे, यानी वे उनका जीवन और सुरक्षा का जब गारंटी सुल्तान ले लेता था तो उनको सैनिक सेवा में भी नहीं लिया जाता था। पहले जजिया भू राजस्व के साथ वसूल किया जाता था, बाद में फिरोज तुगलक के काल में वो प्रत्यक्ष से रूप से लिया जाने लगा। स्त्रियों, बच्चे, साधु, पागल, भिखारी आदि इस कर से मुक्त थे, लेकिन फिरोज तुगलक के बारे में ये कहा जाता है कि उसने ब्राह्मणों पर भी कर लगाया था। कौन सा? जजिया कर। भारत में सर्वप्रथम जजिया मोहम्मद बिन कासिम ने 772 ईस्वी में वसूला था, और उसके बाद में ये गैर मुसलमानों से वसूला जाता रहा। खुम्स, ये 5वां कर था। ये लूट तथा भूमि में गड़े खजाने से राज्य का 1/5 हिस्सा था। शेष जो 4/5 भाग था वह सैनिकों पर या खजाना ढूंढने वालों पर खर्च किया जाता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने ये काम इसलिए बदल दिया कि वो 1/5 भाग तो ढूंढने वाले या फिर सैनिकों पर खर्च करता था, और 4/5 भाग वो राजस्व में जमा करवाता था। इसका काम ये था, ये मोहम्मद बिन तुगलक ने भी चालू किया। इनका काम ये था क्योंकि ये स्थायी सेना रखते थे और सैनिकों को प्रति माह नगद वेतन देते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि लूट का या गड़े हुए खजाने का उस पर हिस्सा सैनिकों का नहीं है, और फिर भी उनका थोड़ा बहुत हक माना गया तो वो 1/5 भाग है वो उनको दे दिया जाता था। सिकंदर लोदी ने तो एक व्यवस्था ये भी कर दी थी कि गड़ा हुआ जो खजाना है उस पर संपूर्ण पर ही राज्य का अधिकार है, उसको कोई किसी को अपना हिस्सा नहीं देना पड़ता। अलाउद्दीन खिलजी भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने पहली बार भूमि की पैमाइश कर वास्तविक आय के आधार पर राजस्व निश्चित किया था, और प्रति बिस्वा, यानी बिस्वा इकाई थी, मानक इकाई, बिस्वा बीघा का 1/20वां भाग होता था। अलाउद्दीन खिलजी ने बकाया भू राजस्व वसूल करने के लिए दीवान ए मुस्तखराज नामक विभाग की स्थापना की। अलाउद्दीन के समय लगान बहुत सख्ती से वसूल किया जाता था। बर्नी लिखता है कि साधारण लगान अधिकारी खुद चौधरियों को पीट कर उनसे लगान वसूल करता था। ये भी कहा जाता है कि चौधरियों की हालत है, खुदों की, मुकदमों की जो एक ही हैं, उनकी हालत बड़ी खराब हो चुकी थी। भूमि की पैमाइश को मसाहत कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को इक्ता व जागीरों के स्थान पर नगद वेतन दिया, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी के समय इक्ताएँ तो कम हुई और खालसा भूमि का विस्तार हुआ। गयासुद्दीन तुगलक ने भूमि की पैमाइश को त्याग कर पुनः बटाई का आधार लागू किया और बटाई के आधार पर लगान वसूल किया तथा आदेश दिया कि भू राजस्व एक साल में 1/10 से लेकर 1/11 से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता, और उसने चौधरी मुकदमों या खुतों के जो पुराने अधिकार थे उनको वापस उसने लौटा दिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने इक्ता व्यवस्था में सुधार करते हुए वली उल खराज नामक एक नए अधिकारी को मुक्ता अथवा वली के साथ राजस्व अधिकार दिए गए, यानी शक्ति संतुलन, यानी अब यहाँ पर 2 अधिकारी नियुक्त कर दिए। प्रांतों में बही खातों की जांच के लिए साहिब ए दीवान नामक अधिकारी नियुक्त होता था, और अगर कोई गड़बड़ करता था तो उसको दंडित भी किया जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने राज्यों की संपूर्ण आय का भी लेखा जोखा रखवाया। मोहम्मद बिन तुगलक ने कर्षकों को एक सहायता हेतु ऋण दिया जिसको तकाबी या सोंधर 2 नामों से
जाना जाता है। फिरोज तुगलक ने एकता को पुनः वंशानुगत कर स्थानांतरण पर रोक लगा दी, यानी जो इक़्तिदार जहाँ पर नियुक्त कर दिया गया वह उसी की मान ली गई। और ये हमने पढ़ा भी था कि ये मुगल साम्राज्य के पतन का कारण भी सिद्ध हुई थी। फिरोज तुगलक के काल में सर्वाधिक एकता प्रदान किए गए। जागीरें बड़ी से छोटी हो गई। सबसे ज़्यादा भूमि अनुदान व जागीर के रूप में फिरोज तुगलक के समय ही दी गई। फिरोज तुगलक पहला सुल्तान था जिसने सिंचाई कर हब ए सर्व लगाया। हब ए सर्व भी कहा जाता है इसको, और सर्व भी कहा जाता है कई बार। उसने कृषि के विकास के लिए पूरी पंजाब में राजवाही व उलू खानी नामक 2 प्रसिद्ध नहरें खुदवाई। अधिशेष भू राजस्व फाजिल कहलाता था। ज़्यादा होता था अधिशेष, जो बचा हुआ वह फाजिल कहलाता था। अबवाब अन्य प्रकार के कर जैसे गृह कर, चारागाह कर, सिंचाई कर, जो भी कर हैं, जो मैंने 5 कर बताए आपको, जजिया, ज़कात, खुम्स, खराज, और 1 करोड़ था आपके, वो क्या था कि उसके अंदर व्यवस्था ये थी कि जैसे उस मुसलमानों से खराज, हिंदुओं से ये 2 कर तो भूमि कर थे, ज़कात और जजिया ये दोनों धार्मिक कर थे। ज़कात मुसलमानों से लिया जाता था, जजिया हिंदुओं से लिया जाता, और खुम्स है वो लूट का हिस्सा था। ये 5 कर उसमें थे। इसके अलावा जो कर होते थे उनको अबवाब कहते थे। तरकात, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु बिना उत्तराधिकारी छोड़े हो जाती थी तो वह सारी संपत्ति राजकोष में जमा हो जाती थी, उसको तरकात कहते थे। एक आता है किस्मत एक खोती। दिल्ली सल्तनत काल में मुकदम चौधरी खुद जैसे मध्यम वर्ग किसानों से उपज का कुछ हिस्सा लेते थे, जिसे किस्मत एक खोती कहा जाता था, जबकि हक एक खेती उन्हें राज्य द्वारा लगान वसूली के बदले पारिश्रमिक के रूप में मिलती थी। हक एक खोती नगद नहीं मिलता था, बल्कि करमुक्त भूमि के रूप में दिया जाता था। यानी कोई भी जमींदार अगर राजस्व वसूलता है तो उसका जो मेहनताना उसको मिलता, वो एक ऐसा मेहनताना था कि उनको या तो कुछ क्षेत्र दे दिया जाता कि इससे जो आय होगी वो आपको आपकी आय है, और या फिर बाद में उसका कुछ हिस्सा दे दिया जाता जितना वो लगान वसूल करते थे। खुद गांव का राजस्व अधिकारी होता था। मुकदम ये गांव का मुखिया होता था। चौधरी 100 गांवों या परगने का प्रमुख अधिकारी होता था। फिरोज ने तकाबी को अपने वजीर खान ए जहां तेलगानी के कहने पर माफ़ कर दिया था। उसने उलेमाओं से सलाह लेकर सिंचित भूमि पर हक ए सर्व लिया, जो आज का 10% होता था। यानी ये एक तरह से भूमिकरी था, लेकिन ये 10% था। जिस भूमि में राज्य सिंचाई हेतु पानी देता था उस पर वो ज़कात या फिर उसर के साथ 10% कर और लेता था, जो हक ए सर्व कहलाता था, सिंचाई कर। फिरोज तुगलक ने खराज, जजिया, ज़कात, खुम्स को छोड़कर बाकी सभी करों को हटा दिया, जैसे उसर उसको हटा दिया। सिकंदर लोदी ने खाद्यान्नों पर ज़कात हटा दिया था। सल्तनत काल में लगान नगद और अनाज दोनों के रूप में दिया जाता था। इब्राहिम लोदी ने लगान खाद्यान्न के रूप में देने का हुक्म दिया। बाकी अन्य काल के अंदर जिन्स या नगद दोनों ही रूपों के अंदर लिया जाता था। तो ये मुगलों की राजस्व व्यवस्था थी और उनकी प्रांतीय व्यवस्था थी। मुगलों की नहीं, सल्तनत काल की।